हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली पांडे और आप सभी लोग मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल अभ्यास इंस्टीट्यूट पर। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और जिसमें आज मैं आपको डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ाऊंगी। बच्चों, इससे पहले मैं थ्योरी स्टार्ट करूं, मैं कुछ प्रीवियस टॉपिक आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, वी हैव डिस्कस टू बेसिक लॉज विच वर द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। एक लॉ जो मैंने आपको बताया था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकेंड लॉ था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। दोनों ही लॉज बहुत बेसिक लॉज कहे जाते हैं एंड दोनों ही लॉज के अकॉर्डिंग जो डाल्टन थे उन्होंने अपनी थ्योरी रखी थी। दिस इज द फैक्ट। फाइन। तो अगर हम दोनों लॉज को एक बार रिवाइज करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन दी सेम अमाउंट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन से होने का पहले का मास, रिएक्शन के होने के बाद का मास, दोनों मास क्या रहता है? सेम रहता है। दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन वो क्या कहते हैं? भाई दो लॉज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है इस चैप्टर से, जो कि चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एक मैंने आपको बताया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, ठीक है। ये दोनों ही लॉ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इन दोनों ही लॉज में ये एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट हैपन्स जब कोई भी मैटर कंबाइन करते हैं, आपस में जब इंटरेक्शन करते हैं एलिमेंट्स, तो क्या होता है जिसकी वजह से वो उनका मास कांस्टेंट रह रहा है और उनका मास जो है फिक्स्ड रेशियो में भी रह रहा है इन अ केमिकल कंपाउंड। तो इन दोनों लॉज को अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो ये वाला लॉ डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि भाई मास क्या रहता है? मास इन अ केमिकल रिएक्शन इज कंजर्व। ओके, मास इन अ केमिकल रिएक्शन इज कंजर्व, ठीक है। ये वाला लॉ कहता है कि भाई इन अ कंपाउंड और इन अ मॉलिक्यूल जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इन अ मॉलिक्यूल, द एलिमेंट्स इन अ मॉलिक्यूल द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं आर प्रेजेंट इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। इन दोनों लॉज को प्रूव करना मैं आपको सिखा चुकी हूँ, हमने एक आध क्वेश्चन भी किया है। एंड अगर आप लोग इन दोनों लॉज को डिटेल में पढ़ना चाहते हो देन यू हैव टू टाइप अभ्यास इंस्टीट्यूट एटम्स एंड मॉलिक्यूल पार्ट 1। सो आपको पार्ट 1 में ये दोनों के दोनों लॉ डिटेल में मिलेंगे, ठीक है। तो अगर अभी हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहती हूँ एनसीईआरटी का, जो कि लास्ट वीडियो में बिकॉज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, दैट इज़ वाई मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मुझे पता है कि भाई जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं दे आर कंटिन्यूअसली मेरे साथ बने हुए हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड मुझे उनके गुड कमेंट्स भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये है कि भाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन combine in the ratio, combine in the ratio 1:8 by mass to form water, ठीक है। and what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 grams of hydrogen gas.
देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप इसको पढ़ो, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी रेशियो में कंबाइन करते हैं, जो कि रेशियो है 1:8, और वो बनाते हैं वाटर, ठीक है। तो यानी कि जब वाटर बन रहा है तो वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है अगर वो निकाला जाए तो वो है 1:8। अगर हमें पूछा है कि भाई कितना ऑक्सीजन आपको चाहिए, अगर हम 3 ग्राम हाइड्रोजन लें तो सपोज किया हमने इसको 3 ग्राम लिया और मैंने मान लिया इसका जो है वो x ग्राम हमने ले लिया है ऑक्सीजन। तो बच्चों जैसे कि हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ मास कहता है कि भाई जो रेशियो होता है किसी भी एलिमेंट्स का किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में वो हमेशा फिक्स रहता है। तो यानी कि 3 और x का जो रेशियो होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, दैट विल बी इक्वल टू दी 1:8। फाइन। तो भाई यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 8 जा होता है 24 एंड x इंटू 1x होता है, तो x इज इक्वल टू 24 ग्राम। यानी कि हमें जो है 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन को कम्प्लीटली बर्न करना है तो हमें 24 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बट हाँ एक्चुअली हम लोगों ने ऐसी अपनी मेंटालिटी बनाई हुई है कि क्वेश्चंस हम लोग नहीं कर पाएंगे, कैसे भी क्वेश्चन हो भाई मुझसे नहीं होगा, तो ये हमें छोड़ देना है। वी हैव टू मेक एफर्ट्स फॉर द क्वेश्चंस, ओके। अगर मैं एक क्वेश्चन और करें बच्चों केमिस्ट्री का, जो कि आपको नॉर्मली एनसीईआरटी की बुक में देखने के लिए मिलेगा, वो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। A 0.24 gram sample compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of carbon, 0.096 gram of boron and 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है एंड हमको पूछा है कि आपको परसेंटेज बताना है, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास, कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर आप इसको भूल जाओ कि ये केमिस्ट्री है तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो मैथ्स का क्वेश्चन है, बट हाँ इसमें आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो अभी हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अपनी तरफ से ऐड करनी चाहिए इस क्वेश्चन में। जैसे देखो बच्चों आई नो कि भाई ऑक्सीजन जो है ना उसका आयन होता है O-2, बोरॉन जो है उसका आयन होता है B+3। तो भाई अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगी तो फॉर्मूला बनेगा B2O3, ठीक है। आप रट लो, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बन रहा है ये। अब मैं अगर इस रिएक्शन को लिखूं तो B+O मेरा बन रहा है B2O3, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, तो 3O2 कर दिया मैंने, और 3O2 किया है तो फिर मैंने 4 बोरॉन कर दिया। इस तरीके से मैंने एक रिएक्शन बना दी जिसमें बोरॉन एंड ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और बन रहा है B2O3, ओके। नाउ इस क्वेश्चन में मुझे सिंपली ये दिखाई दे रहा है कि भाई मैंने ले रखा है सैंपल कंपाउंड 0.24 ग्राम सैंपल कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरॉन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन दिस। यानी कि टोटल सैम्पलिंग की अगर बात की जाए तो मैं अपने रफ वर्क में ये लिख सकती हूँ कि 0.24 ग्राम जो है वो सैंपल कंपाउंड है जो कि बोरॉन और ऑक्सीजन को मिलकर के बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे दे रखा है कि भाई उसमें से इतना तो बोरॉन है, यानी कि बोरॉन दे रखा है 0.096 ग्राम
एंड 0.144 ग्राम क्या दे रखा है, ऑक्सीजन। तो मुझे निकालना है कि भाई कितना परसेंटेज कंपोजिशन है बाय मास, यानी कि आप क्वेश्चन समझे, मतलब आपको बताना है कि बोरॉन का कितना परसेंट है B2O3 में और ऑक्सीजन का कितना परसेंट है B2O3 में। तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपके मैथ्स में 60 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो कितना परसेंट हुआ, 60 अपॉन 100 इंटू 100, सिंपल सा फॉर्मूला, 60 आउट ऑफ 100 तो 60% हो गया, मतलब आपको कैलकुलेट करना है आउट ऑफ 100। तो सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंटेज का, बोरॉन का परसेंटेज मुझे निकालना है आउट ऑफ व्हाट, B2O3। तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मास ऑफ बोरॉन अपॉन मास ऑफ B2O3 इंटू 100, यानी कि 0.096 विच इज द मास ऑफ बोरॉन एंड मास ऑफ B2O3 इज 0.24 इंटू 100। ये पॉइंट हटा लेते हैं 1 2 3, ये पॉइंट हटा लेते हैं तो नीचे लगा देते हैं 1000, ये पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर लगा देते हैं 100, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, 24 4 जा 96, तो 4 इंटू 10 कितना हो गया, 40%, यानी कि बोरॉन परसेंट हो गया बच्चों 40%। फाइन, तो यानी कि अगर आउट ऑफ 100 40% इज बोरॉन, तो ऑक्सीजन का परसेंट कितना होगा, ऑटोमेटिकली आप 100 में से 40 माइनस कर दो, यू विल गेट 60%, यानी कि ऑक्सीजन का परसेंट हो गया 60%। और अगर कोई स्मार्ट बच्चा बैठा है भाई, उसको कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो सीधे सीधे ऑक्सीजन परसेंटेज का दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकता है। ऑक्सीजन कितना है, 0.144 आउट ऑफ 0.24 इंटू 100, तो पॉइंट हटाते हैं 1 2 3, 3 जीरो नीचे लगाते हैं, ये वाला पॉइंट हटाकर 2 जीरो ऊपर लगा देते हैं, 1 2 3, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 24 मुझे याद है भाई, मुझे मेरे टीचर ने पढ़ा रखा है, 24 6 जा 144, ठीक है, तो 6 आ गया, 6 इंटू 10 यानी कि 60%। देखो यहाँ से भी सेम मेथड आई है, या तो आप ये मेथड अप्लाई कर लो या फिर आप ये मेथड अप्लाई कर लो, दोनों मेथड में आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। नाउ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का, आपके सिलेबस का, और बहुत ही जनरल क्वेश्चन कह सकते हो, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। तो आई होप आपने अभी ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी को मॉडर्न केमिस्ट्री की सबसे बड़ी आप कह सकते हो डिस्कवरी माना जाता है। ये थ्योरी एक तरीके की बेस का काम करती है, क्योंकि जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए गए थे तो उसमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि कुछ ना कुछ है जो कि एलिमेंट्स को या मॉलिक्यूल्स को रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करवा रही है। तो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ कहलाई एटम। फाइन, तो फिर डाल्टन जो थे, जो कि अगर उनकी लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो वो एक बहुत ही गरीब फैमिली में बॉर्न हुए थे, ठीक है। उनकी फैमिली जो थी वो वीवर फैमिली थी, ठीक है, बुनाई का काम करते थे। उनके फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे उनकी एजुकेशन पर, और वो चाहते थे कि भाई मेरा बेटा जो है वो बड़ा हो करके कुछ बहुत अच्छा करे, पढ़ाई में बहुत अच्छा बने। तो वो 12 इयर्स की एज में ही डाल्टन ने पढ़ाना शुरू कर दिया था। वो फिज़िक्स पढ़ाते थे, वो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, वो मैथ्स पढ़ाते थे। उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस पर वर्क किया, उन्होंने कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बताया, और उन्होंने अपनी डाल्टन्स की एटॉमिक थ्योरी को पेश किया बच्चों। और उनका एक कंट्रीब्यूशन और है कि भाई उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास भी कैलकुलेट किया। सो दैट इज़ वाई ही वॉज नॉट द ऑर्डिनरी वन, ही वॉज वन ऑफ द स्पेशल वन टू whom we should follow always। ऐसे लोगों को हमें फॉलो करना चाहिए, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहिए, क्योंकि ये लोग हमें इंस्पायर करते हैं, हमें जो है अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट कराते हैं। तो साइंस में अगर आप साइंटिफिक एटीट्यूड बिल्डअप कर रहे हो तो मेन चीज़ इज़ दैट यू नीड टू बी कीन ऑब्जर्वर।
आपको अपने चारों तरफ क्या हो रहा है उसके बारे में आपको जानना है, आपको उसको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना है और हो सकता है अगली डिस्कवरी आपकी हो। ठीक है, तो भाई चलते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की तरफ। इनके कुछ पॉइंट्स थे बच्चों डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, और बहुत ही सिंपल पॉइंट थे। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। ये जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है ये बताती है कि भाई हर एक मैटर, every matter in this universe is made up of atom। हर एक मैटर इस पूरे यूनिवर्स में एटम से मिलकर के बना है। एटम एक ऐसा शब्द है जिसको अब आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लो, क्योंकि हम बार बार एटम के बारे में पढ़ेंगे और हम इतना पढ़ेंगे कि भाई जब तक आपको सोते वक्त जगते वक्त आपकी टंग पर एक ही जबान रहने, एक ही शब्द रहने वाला है और वो है एटम। ठीक है, तो भाई एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स is made up of smallest particle। सबसे छोटा पार्टिकल बोल दिया उन्होंने। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। उन्होंने बोल दिया कि भाई इस यूनिवर्स में हर एक चीज़ बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल से बनी है और उस छोटे से छोटे पार्टिकल को हम कहते हैं एटम। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी की जगह हम नीदर कर देते हैं। एटम कैन नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। भाई एटम को क्रिएट नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम सबसे छोटा है, एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। उन्हें नहीं पता था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। उस वक्त जब उन्होंने अपनी थ्योरी दी वो बिल्कुल अनअवेयर थे, उनके लिए वो एक नई थ्योरी थी। ठीक है, अभी हम लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं बच्चों। हम लोग वो अपने ज़माने की बात कर रहे हैं। जब उन्होंने ये थ्योरी दी तो उनके लिए एक नया शब्द था एटम, जिसको वो लोगों को बताते हुए बहुत अच्छा फील कर रहे थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोल दिया एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम्स of same element are similar in shape, size, मास। मतलब अगर हम किसी भी सेम एलिमेंट की बात करें, जैसे हमने हाइड्रोजन ले लिया और हम बात कर रहे हैं उसके एटम्स की, तो हाइड्रोजन के एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे जो होंगे उनका शेप, उनका साइज, उनका मास जो होगा सब सेम होगा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स थ्योरी। फाइन, ये उनकी थ्योरी थी। एटम्स ऑफ डिफरेंट elements are different, they are different in mass, shape and size। उन्होंने बोल दिया कि भाई डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स क्या होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। उनका मास भी अलग होता है, उनका शेप भी अलग होता है, उनका साइज भी अलग होता है। बट हाँ, जो एटम्स होते हैं, एटम्स पार्टिसिपेट in small whole number to combine, atoms participate in small whole number to form कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल, टू फॉर्म कंपाउंड। या डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं और सेम एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो भाई डिफरेंट एटम्स या एक से ज़्यादा एटम पार्टिसिपेट करते हैं इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। उन्होंने ये भी बोला
अब इनकी जो थ्योरी थी इसके ये पॉस्टुलेट्स थे। पॉस्टुलेट्स का मतलब होता है कि जब कोई भी बंदा अपनी थ्योरी तैयार करता है, अपनी थीसिस तैयार करता है, तो वो कुछ अपने पॉइंट्स देता है। आप हो, अगर आपने रिसर्च की तो आप भी अपने पॉइंट्स दे सकते हो, और वो पॉइंट्स जब लोगों के सामने आते तो वो डिसाइड करते कि वेदर योर पॉइंट्स आर करेक्ट और दे आर इनकरेक्ट। बट हाँ, क्योंकि आपने वो पॉइंट्स दिए हैं या मैंने वो पॉइंट्स दिए हैं, तो अकॉर्डिंग टू मी दैट इज माई थ्योरी। तो अगर कोई भी थ्योरी पढ़ेगा आपकी, तो वो आपके पॉइंट्स को याद करेगा। तो दिस वॉज द थ्योरी ऑफ डाल्टन्स। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी में ये बताया। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि भाई हाउ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज यूजफुल टू डिफाइन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, सॉरी पहला वाला जो लॉ है ना वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है, ये जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है ये इन दोनों लॉज को फॉलो करती है, और इन दोनों लॉज की पुष्टिकरण के लिए या फिर यानी कि इनको प्रूव करने के लिए ही ये थ्योरी बनाई गई है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि भाई किसी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास क्या रहता है, सेम रहता है। तो भाई अगर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव करना है, यानी कि एटम्स क्या कर रहे हैं, भाई रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, एटम्स। जैसे अगर मैं बोलूँ CaO प्लस CO2 गिव्स आउट CaCO3, मैंने एक रिएक्शन लिख दी, तो मुझे पता है भाई रिएक्शन में एक तो कैल्शियम एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, एक ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये सारे एटम्स क्या करें इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, और इनका जो टोटल मास होगा वो इसके टोटल मास के क्या होगा, बराबर होगा। यही पॉस्टुलेट, यही सेम बात कही थी डाल्टन ने अपने पॉइंट में। उनका पॉइंट था एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एटम किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट किए जा सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, यानी कि एटम सेम बने रहते हैं। अब अगर एटम सेम बने रहेंगे तो डेफिनेटली उनका मास क्या रहेगा, वो भी तो सेम ही रहेगा ना। तो इन दिस वे इट वाज हेल्पफुल टू प्रूव द फर्स्ट लॉ। नाउ सेकंड लॉ में ये बोला है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये बोला गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी जो कंपाउंड होता है जैसे CaCO3, उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, मतलब फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होते हैं बाय देयर मास। ठीक है, तो यानी कि आपको सीधे सीधे दे रखा है एटम्स पार्टिसिपेट इन स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। सो इसका मतलब क्या है कि भाई वो स्मॉल होल नंबर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यानी कि उनका जो है जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी संख्या क्या है, फिक्स है। जब उनकी संख्या फिक्स है तो डेफिनेटली उनका मास क्या है, वो भी बच्चों फिक्स है, उनका मास भी फिक्स्ड है, दैट इज ऑल्सो डेफिनेट। तो भाई जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन हो रहे हैं एंड दे आर मेकिंग अ मॉलिक्यूल, दे आर मेकिंग अ कंपाउंड, सो डेफिनेटली देयर इज अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ एलिमेंट्स बाय देयर मास। सो इन दिस वे डाल्टन वाज सक्सेसफुल टू एक्सप्लेन द सेकंड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन व्हिच वाज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. So in this way you can connect the Dalton's atomic theory to the law of chemical combination, and yes, you must know how to describe it. Fine. I have got one comment from one student, and student ने मुझे बोला कि मैम आपकी वीडियोस को चला करके मैं बहुत ही रिलैक्स फील करती हूँ और मुझे समझ में आ रहा है। मतलब शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट, आप कह सकते हो इंटर कॉलेज की बच्ची है, और शी इज़ एबल टू लिसन मी, शी इज़ एबल टू अंडरस्टैंड मी, सो आई एम वेरी हैप्पी। इसलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि भाई आप मेरी वीडियो को उन बच्चों तक पहुँचाएं जो कि रिसोर्सेज को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब जिनको अच्छी एजुकेशन चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन चाहिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को उन बच्चों तक ज़्यादा शेयर करें, एंड आई विल फील मोर मोटिवेटेड अगर ऐसे बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे तो। ठीक है, तो दिस इज़ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बच्चों। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है इसके पोस्टुलेट्स पे तो लेट मी नो। अब इसकी ये तो मेरिट्स थी, मेरिट्स ये थी
कि भाई ये थ्योरी क्या थी, कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रही। इस थ्योरी ने हमें एटम्स के बारे में बताया, इस थ्योरी ने हमें हेल्प किया कि भाई कैसे कंपाउंड्स बन रहे हैं, इस थ्योरी ने हमें कुछ ना कुछ सिखाया। द मेन थिंग इज दैट। अब इस थ्योरी की कुछ कमियां थी, जिस कमियों के बावजूद ये थ्योरी आगे नहीं चल पाई, आगे हम लोगों ने इस थ्योरी को डिसकंटिन्यू कर दिया। तो वो क्या क्या डीमेरिट्स थी इस थ्योरी की। इस थ्योरी में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि उसको डीमेरिट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे पहला पॉइंट उन्होंने जो बोल दिया कि भाई एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ये तो सही बात है, सही है ये बात, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज़ गलत है, वो क्या है, वो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। स्मॉलेस्ट पार्टिकल उन्होंने नाम दे दिया एटम। और दूसरा पॉइंट जो कि उन्होंने ये नहीं बता पाया, ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाए बच्चों की एटम से भी छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं इस यूनिवर्स में, और वो कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम। तो अगर आप एक्सप्लेन करना चाहोगे तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में उन्होंने डिस्कस नहीं किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं किया। तो ये उनकी थ्योरी की कमी है। यस, ये उनकी थ्योरी की डीमेरिट है। सो ही कुड नॉट डिस्क्राइब दी फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही डिड नॉट टॉक। सो दिस वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक। सेकेंड थिंग उन्होंने बोली कि भाई एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर सेम इन शेप एंड साइज। भाई कैसे हो सकता है, ये थ्योरी तो सेम नहीं हो सकती। भाई हमने पढ़ा है आइसोटोप्स के बारे में। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वो सेम एलिमेंट ही तो होता है ना, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते हैं। जैसे अगर आपको बात करें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की, देखो बच्चों इसको मेरे ध्यान से सुनो इस बात को। जो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, दे आर 1H1, 1S2 एंड 1S3। अब देखो इनके मासेस तो अलग अलग है ना, इनके मास तो अलग अलग है। ऐसे आप कार्बन का आइसोटोप देख लो, 6012, 6014। भाई ये भी तो सेम एलिमेंट है ना, कार्बन सेम एलिमेंट है, और ये डिफरेंट एटम्स है। तो यहाँ पर ये लिखा है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन शेप, साइज एंड मास। भाई इनका मास तो क्या हो गया, अलग हो गया। देखो अलग हो गया मास, यहाँ भी देखो अलग हो गया मास। तो भाई यहाँ पर उनकी थ्योरी इस चीज़ को तो बता ही नहीं पाई कि ऐसा क्यों हुआ जब आइसोटोप्स के बारे में पता चला। तो यानी कि उनका ये पॉइंट भी गलत हो गया, ये पॉइंट भी उनका गलत हो गया। उन्होंने आगे बोला कि भाई एटम्स जो होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो डिफरेंट होते हैं मास, शेप और साइज में। तो ये वाला पॉइंट भी इनका गलत हो गया। वो कैसे, वो मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपने सुना होगा आइसोबार्स के बारे में। आइसोबार्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हुज एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर इज डिफरेंट। जैसे बच्चों 18 आर्गन 40 एंड 20 Ca40। देखो एटॉमिक मास क्या है, सेम, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। तो भाई यहाँ पर तो डिफरेंट एलिमेंट है और इनके एटॉमिक मास क्या हो गए, सेम हो गए। तो ऐसा तो डाल्टन ने बोला ही नहीं। डाल्टन ने तो ये बोला ना कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास डिफरेंट होंगे, बट यहाँ तो आइसोबार्स के केस में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मास भी क्या है, सेम है। तो ये भी चीज़ उनकी गलत प्रूफ हो गई, उनका ये पॉइंट भी गलत प्रूफ हो गया। उन्होंने बोला एटम्स जो होते हैं वो स्मॉल होल नंबर में पार्टिसिपेट करते हैं और फिर वो कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मूला देखो शुगर का, तो क्या ये स्मॉल होल नंबर है, ये तो स्मॉल होल नंबर नहीं है, ये तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स है ना। तो भाई यहाँ पर डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का क्या हुआ, दिस वाज अगेन अ क्वेश्चन मार्क बच्चों। तो इस तरीके से उनकी थ्योरी के एक एक करके पॉइंट्स जो थे, वो मोस्टली पॉइंट जो थे वो गलत प्रूफ हो गए। बट हाँ, हम उनकी थ्योरी को इसलिए इग्नोर नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने हमें एटम के बारे में बताया, उन्होंने एक नाम दिया एटम, उन्होंने हमें एक विचार दिया, उन्होंने हमें एक सोच दी। आप लोग इसको लिखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से।
ठीक है। नाउ आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। डाल्टन की थ्योरी को फिर से मैं बताऊंगी मॉडर्न केमिस्ट्री की बिगेस्ट डिस्कवरी माना जाता है एंड आपको ये थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी चाहिए। जहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है क्लास 9th में आपको वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग योर बेस। ठीक है, आगे जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इसमें ऐड होती जाएगी एंड वन डे यू विल गेन टू मच इंफॉर्मेशन। फाइन, सो दैट information is never sufficient. Whole life is a learning process. Learn and learn. तो बच्चों, this was enough for today from my side, and as your science teacher, as your guide, as your friend, this is my request to share my video to most of the students जिनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। आप अभ्यास इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड हाँ, जिसको भी आप शेयर करते हैं उसको बोले कि भाई बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि अगर मैम से जो है हमें ज़्यादा अच्छे से कांटेक्ट में रहना है तो बेल आइकन प्रेस करना है जिससे कि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।